वी विल स्टार्ट टुडे सीएमए इंटर। तो सीएमए इंटर में मैं आपको क्या टीच करने वाला हूं? सीएमए इंटर में मैं आपको पेपर नंबर 8 जो होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, वो मैं आपको यहां पे टीच करने वाला हूं। और आज हमारी पहली क्लास है, आज हमारी लाइव एट होम बैच की फर्स्ट क्लास है। मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माई सेल्फ सीए पंकज सरावगी। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, लेकिन मैंने 2009 में अपना सीए कंप्लीट किया था और तभी से मैं टीचिंग लाइन में हूं। तो 13 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। और इन 13 इयर्स में अगर मैं बात करूं तो सीएमए फाउंडेशन में जो छोटा सा आपका पार्ट होता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो मैं टीच करता हूं। इंटर लेवल पे मैं 3 सब्जेक्ट टीच करता हूं। ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकेंड ग्रुप में पेपर नंबर 9 ओएमएसएम और पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड एफएम। सिमिलरली फाइनल लेवल पे मैं टीच करता हूं एसएफएम और एससीएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो जो कॉस्ट एफएम से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं वो मैं सीएमए में हर लेवल पे टीच करता हूं, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। तो आज हम यहां पे सीएमए इंटर का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें मैं आपको सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस बताऊंगा कि हमारा जो पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका सिलेबस क्या है, वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन एंड द बेस्ट इज येट टू कम। तो जहां पे भी आप आज सिचुएशन पे खड़े हो, आप ये मान के चलो कि ये भी बीच में ही हो, आपने अभी बेस्ट अचीव नहीं करा है। क्योंकि आप अगर मन में ये देख लेते हो कि मैंने बेस्ट अचीव कर लिया तो आप एफर्ट करना बंद कर देते हो। तो हमें अपनी लाइफ में एफर्ट्स हमेशा करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारा ये जो पेपर है सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग। सीएमए इंटर ग्रुप 1 का पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो सब्जेक्ट है इसको सीएमए इंस्टीट्यूट ने 3 पार्ट में हमें कैटेगराइज करके बताया है, 3 सेक्शन में हमें कैटेगराइज करके बताया है। कहते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो सिलेबस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। एक्चुअल में ये 3 सेक्शन क्या है? पहला जो सेक्शन है सेक्शन ए, वो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। सेक्शन ए जो है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। सेक्शन ए जो है दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। और एज पर इंस्टीट्यूट आपसे इसमें से 40% वेटेज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा हमारे स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है। सेक्शन बी जो है वो है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। और एज पर इंस्टीट्यूट हमसे 30% क्वेश्चन सेक्शन बी से पूछेगा एग्जाम में। और जो सेक्शन सी है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। और एज पर इंस्टीट्यूट हमसे इसमें से 30% क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। इंस्टीट्यूट ने ऐसा हमें बोला है कि सेक्शन ए में से 40%, सेक्शन बी में से 30% और सेक्शन सी की वेटेज 30% रहेगी। बट अगर हम पास्ट एग्जाम्स देखें तो वहां पे एग्जैक्टली ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई 40% मतलब 40%, 30% मतलब 30%, 30% मतलब 30%। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो 40% है इट मे बी 35 to 45%, मतलब वेरिएशन हो सकते हैं। ये जो 30% है इट मे बी 25 to 35, ये जो 30% है इट मे बी 25 to 35। तो सिंपल सा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई वेटेज ठीक है, इंस्टीट्यूट ने बताई है, अपने को ध्यान में रखनी चाहिए माइंड में। बट आप कहो सर मैं तो बस ये 40 पढ़ के चला जाऊं और ये 30 पढ़ के चला जाऊं, 70 पढ़ के चला जाऊं, क्योंकि मेरा टारगेट है 60 मार्क्स लेकर आना, तो 70% इसमें से आएगा क्या? तो देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है, आपको एक अप्रोक्स आइडिया दे दिया है कि भाई ये हम पूछेंगे। बट आप कुछ भी छोड़ के मत जाओ, आप इस भरोसे पे मत जाओ कि भाई 40 और 30 70 पूछ लेगा। हो सकता है इसमें से आपसे जिस टाइम आपका एग्जाम हो उसमें 30% ही पूछ के रह जाए, और इसमें उस टाइम पे 20% ही पूछ के रह जाए, और लास्ट वाले में से 50% पूछ ले, तो उस सिचुएशन में गड़बड़ हो सकती है।
तो इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली 40, 30 और 30 की वेटेज है, बट अपने को अपना भी कॉमन सेंस और पास जो पेपर्स हुए हैं, पास्ट एक्सपीरियंस भी ध्यान में रखना है। ये जो सेक्शंस हैं एग्जाम में, नॉर्मली एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? क्या हमारा पेपर इसी तरीके से सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी देखो जो एग्जाम का पैटर्न है उसकी अगर मैं बात करूं तो जो लेटेस्ट डेट तक अगर हम बात करें तो हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स हैं। लेटेस्ट अगर हम बात करें तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो हमारा जो पेपर है, हमारा जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन एग्जाम्स है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, जो लेटेस्ट हमारा अभी पेपर हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो हमारा जो पेपर है वो वैसे तो कई सेक्शंस में है, बट अगर मैं बात करूं तो 2 पार्ट में है वो, 40 मार्क्स और 60 मार्क्स के लिए। 40 मार्क्स और 60 मार्क्स के लिए, क्योंकि अपने को तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो 40 मार्क्स का जो पेपर है उसके 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। 20 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट ए में है और सिमिलरली 20 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट बी में है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट ए में है और 20 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट बी में है। ये जो 20 मार्क्स पार्ट ए है इसमें आपको केवल और केवल एमसीक्यू पूछे गए हैं, और जो पार्ट बी है उसके अंदर आप ये मान लो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि वैसे तो फिल इन द ब्लैंक्स लाइक है कि क्वेश्चन फॉर्म करके उसके आगे ब्लैंक दे दिया कि टाइप योर आंसर, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स ना बोल के मैं ये कहूंगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लाइक कुछ भी एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया और बोला इसको सॉल्व करके ये जो ब्लैंक है टाइप यहां पे आंसर आप कर दो, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स आप नहीं कह सकते, वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लाइक जैसे पहले क्या होता था हमारे एग्जाम में, एमसीक्यू के साथ साथ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, मैच द फॉलोइंग आते थे। तो बस उन्हीं चीजों को यहां पे ब्लैंक लिख के बोल दिया टाइप करो अपना आंसर। तो एक स्टेटमेंट देके बोल सकता है ये ट्रू है कि फॉल्स है, अपना आंसर टाइप करो। तो इस 20 मार्क्स में आप कह सकते हो सर एग्जामिनर आपसे शॉर्ट प्रैक्टिकल भी पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ट्रू फॉल्स लाइक भी पूछ लेता है, फिल इन द ब्लैंक्स लाइक भी पूछ लेता है। तो ये 40 मार्क्स जो है, ये 40 मार्क्स आप कह सकते हो सर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन है यहां पे। और इस 40 में अगर मैं बात करूं तो इस 40 में थ्योरी और प्रैक्टिकल का पोर्शन, नॉर्मली मैं थ्योरी को हमेशा टी लिखता हूं और प्रैक्टिकल को पी लिखता हूं। थ्योरी और प्रैक्टिकल की इन 40 में बात करूं तो यू कैन एक्सपेक्ट सर 30 मार्क्स के आसपास का इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है और 10 मार्क्स के आसपास का इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन रहता है। तो इसका मतलब ये जो 40 मार्क्स है इसमें तो थ्योरी वेटेज ज्यादा है, प्रैक्टिकल की कम है। लेकिन ये जो बाकी 60 मार्क्स का पेपर है इसमें एक तो केस स्टडी है, एक तो इन्होंने केस स्टडी नाम देकर एक कहानी बनाकर एक क्वेश्चन पूछ लिया आगे जाके। सिंपल मैं कहूं भाई, जैसे एक हमारा टॉपिक होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, उसमें पहले एक बड़ी सी कहानी लिख दी कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऐसे करती है, और उसके बाद एक जनरल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन देकर अपनी रिक्वायरमेंट इन्होंने पूछ ली। तो एक तो केस स्टडी है, इसके अलावा बाकी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये जो केस स्टडी है ये प्रैक्टिकल रहती है, बाकी जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल और थ्योरी है, और जो बाकी क्वेश्चंस है ये 40 मार्क्स का कंपलसरी है, ये केस स्टडी भी कंपलसरी है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 2 चॉइस भी मिल जाती है। बाकी जो प्रैक्टिकल और थ्योरी क्वेश्चन है इसमें आपको 2 चॉइस भी, इंटरनल चॉइस मिल जाती है, जिसकी वजह से आप थ्योरी को यहां पे स्किप करके पूरा का पूरा प्रैक्टिकल भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आप मैं पूरे पेपर की बात करूं तो पूरे पेपर में 100 मार्क्स में से आप 60 और 10, 70 के आसपास का प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो और 30 मार्क्स के आसपास आप थ्योरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। 70 मार्क्स हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन और 30% जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन। और मेन जो 30% थ्योरेटिकल पोर्शन है वो किस फॉर्म में है, एमसीक्यू या वन वर्ड टाइप, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके से। तो इस पेपर में हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है इसमें क्या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं।
100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इसमें आ सकते हैं। कैसे सर? प्रैक्टिकल अगर मेरा स्ट्रांग है और प्रैक्टिकल मेरा सही है तो ये 60 और ये 10, ये जो 10 है ये तो मक्खन है। मैं बात करूं तो ये जो 10 मार्क्स है ये तो बिल्कुल बेसिक होता है, जो कि हम किसी भी चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्लास में जो डिस्कशन चल रहा है बस उसी के बेसिस पे ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स हैं। ये जो थ्योरेटिकल है ये हमारी क्लासेस में जो डिस्कशन चलता है, एक तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो प्योर थ्योरी है, उसके बाद हम जो भी शॉर्ट नोट वगैरह या थ्योरेटिकली जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहां पे है। और सिंपल सी मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने बिट क्वेश्चंस की एक बुकलेट इश्यू करी हुई है। इंस्टीट्यूट ने एक बिट क्वेश्चन की बुकलेट इश्यू करी हुई है जिसमें 170 प्लस एमसीक्यूज हैं, 25 के अराउंड मैच द फॉलोइंग के पैटर्न्स है वहां पे। इसके अलावा 150 प्लस में ही वहां पे ट्रू फॉल्स है, 150 प्लस में ही वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स भी है। अगर आप वो कवरेज कर लेते हो जो कि हमने यहां पे क्लासेस में कवर करा हुआ है, अगर आप उनको कवर कर लेते हो तो उस सिचुएशन में आप ये 30 मार्क्स के जो थ्योरी क्वेश्चन है काफी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमारे एग्जाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन एग्जाम 40 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस, 60 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस। 40 मार्क्स में 20 मार्क्स के पार्ट रहते हैं और वैसे बात करूं तो 4 पार्ट में अपना पेपर है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी आता है जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलती है और एक केस स्टडी जो है वो लास्ट में सेक्शन डी में पूछी जाती है। अभी तक हमारा ये वाला पैटर्न चल रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। ये पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, अगर इंस्टीट्यूट किसी तरीके का और कोई चेंज इसमें नहीं करता है तो हम ये पेपर का पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर हमें इस सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या उनकी रेलेवेंसी है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें एज पर इंस्टीट्यूट मेट उन्होंने 6 स्टडी नोट्स हमें दिए। लेकिन 6 स्टडी नोट का मतलब आप 6 चैप्टर मत समझ लेना। हर स्टडी नोट में काफी चैप्टर्स हैं, काफी सारे टॉपिक्स गिवन है, तो ये चैप्टर्स मिला के काफी सारे चैप्टर्स बन जाएंगे आप। तो इंस्टीट्यूट हमेशा क्या करता है, स्टडी नोट 1, स्टडी नोट 2, स्टडी नोट नंबर 3, इस तरीके से अपने सिलेबस को फॉर्म करता है। तो 6 स्टडी नोट्स हैं। ये जो 6 स्टडी नोट्स हैं उनको किस तरीके से उन्होंने इंटरनली डिवाइड किया है, एक स्टडी नोट को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम उसकी स्टडी कैसे करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले अगर मैं स्टडी नोट नंबर 1 की बात करूं और किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं, तो कोई भी सब्जेक्ट चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, स्टार्टिंग तो हमेशा थ्योरी से ही होती है। क्योंकि ऑफ कोर्स सबसे पहले तो अगर आपके सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों होता है, या फिर आप डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख लोगे? सर आंसर इज नो। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कॉस्ट क्या होता है, हम ये जानना चाहेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, हम ये जानना चाहेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ये सब हम जानना चाहेंगे। उसके बाद ही तो हम कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि मैं आज ही आपको बता दूं कि सर ये पेन बनाने वाली कंपनी कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करती है। सर नहीं, सबसे पहले ये तो बताओ कि कॉस्ट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों है, ये बातें जानना भी तो हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। तो स्टडी नोट नंबर 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग और इस इंट्रोडक्शन के अंदर 4 पार्ट कवर किए गए। इस इंट्रोडक्शन को 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके से 4 पार्ट कवर किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमें डेफिनेशंस बताई जाती है कि सर कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इस तरीके की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग कहां कहां अप्लाई होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों यूज करती है, क्या क्या उसके पीछे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करने के, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इट्स ए रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ क्या रिलेशन है, क्या ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, भाई भाई है या फिर दुश्मन है, अपोजिट है, डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या डिफरेंस है, वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड जो पार्ट है स्टडी नोट नंबर 1 का, उसमें हमें कुछ डेफिनेशंस बताई गई है, लाइक कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं, कॉस्ट यूनिट्स क्या होती है, मतलब सिंपल कहूं तो टर्म्स है जो कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में आगे जाके टर्म्स देखने को मिलेगी। तो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए सर अगर ये टर्म यहां पे यूज की जा रही है तो इसका मतलब क्या है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब सर अगर किसी प्रोडक्ट की किसी सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है तो नॉर्मली अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं तो उसमें क्या क्या एलिमेंट आते हैं, क्या क्या खर्चे आते हैं, वो हमें यहां पे डिस्कस करना है। इसके बाद आपने फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, आपने फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, तो आप उस इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखते हो, कॉस्ट पढ़ते हो कि सर वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है, कुछ इस तरीके की आप कॉस्ट वहां पे पढ़ते हो। वहां पे आप कुछ लिमिटेड कॉस्ट पढ़ के आते हो, बट ये तो आपका पूरा सब्जेक्ट ही कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो यहां पे आपको एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी कि सर कॉस्ट किस किस तरीके की हो सकती है, नेचर के बेसिस पे कॉस्ट किस तरीके की हो सकती है, वेरिएबिलिटी के बेसिस पे कॉस्ट किस तरीके की हो सकती है, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कॉस्ट किस तरीके की हो सकती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में आपको टाइप ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे बहुत सारे, काफी सारी कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली। और फाइनली हमें स्टडी नोट नंबर 1 के 4th पार्ट में बताया गया है रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या रोल है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट क्या भूमिका अदा करता है, क्या रोल है एक कॉस्ट अकाउंटेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कहीं ना कहीं ये जो स्टडी नोट नंबर 1 है इसको हम यहां पे 4 पार्ट में डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट में डेफिनिशंस, सेकंड पार्ट में कुछ टर्म्स, थर्ड में क्लासिफिकेशन कॉस्ट का, और चौथे में कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 2 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है कॉस्ट एसर्टेनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट एसर्टेनमेंट का मतलब अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, अगर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरे क्या खर्चे इनकर होते हैं। सर मटेरियल का खर्चा लगता होगा, स्टाफ का खर्चा लाइक एम्प्लॉइज की कॉस्ट आती होगी, लाइटिंग वगैरह के खर्चे लग रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस वगैरह लग रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारे खर्चे मैं ऐड करके अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो कॉस्ट कैसे एसर्टेन की जाए, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, दैट इज कॉस्ट एसर्टेनमेंट। पूरा नाम है इसका कॉस्ट एसर्टेनमेंट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में, एक सर्विस को प्रोवाइड करने की कॉस्ट में क्या क्या खर्चे इंक्लूड होते हैं। और उस सीक्वेंस में अगर मैं बात करूं तो मेन खर्चे होते हैं 4। सर किसी भी प्रोडक्ट को आप बिना मटेरियल के नहीं बना सकते। सिंपल सी मैं बात कहूं कि अगर आप ये पेन बनाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, इसको बनाने के लिए मटेरियल तो लगेगा ही लगेगा। इसको बनाने के लिए जो भी पर्सन काम करेगा उसको एम्प्लॉय कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, वेजेस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट नेचर के खर्चे होंगे, लाइक रॉ मटेरियल वगैरह लाने के लिए कैरीज इनवार्ड पे किया हो सकता है ये पेटेंट मेरा खुद का नहीं है, किसी को रॉयल्टी पे करनी पड़े मुझे। इसके अलावा केवल मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस से बात नहीं बनती, कुछ इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे भी होते हैं। जैसे मैं बिल्डिंग रेंट पे लेके बैठा हूं तो इसका रेंट हो गया, खुद की बिल्डिंग है सर डेप्रीशिएशन।
सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो भी आपको चीजें यूज करनी है उसके डेप्रीशिएशन, उसके खर्चे हो सकते हैं, तो वो क्या है, ओवरहेड, दैट इज अदर एक्सपेंसेस। सिंपल कहूं फिलहाल के लिए तो ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे। सिंपल कहूं तो ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस। सिंपल कहूं तो ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस। अब आपने अकाउंट्स पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा है, फाउंडेशन में भी पढ़ा है, कुछ बच्चों ने में भी इंटर में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो आप सबने नाम सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई एम श्योर आपने जरूर सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको ये बताते हैं कि भाई जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसको किस तरीके से चलाना होता है, मतलब किस तरीके से उसमें रिकॉर्डिंग करनी है, किस तरीके से उसमें ट्रांजैक्शंस होने हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाती है। क्या प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस क्या है अकाउंटिंग के, डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट, ये सब आपको बताया जाता है वहां पे। बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अभी तक अगर मैं लेटेस्ट बात करूं 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हो चुके हैं और अभी ये डेवलपिंग फेज में है, अभी और इश्यू होंगे और इनमें भी जो अभी तक इश्यू हुए इनमें भी रिवीजन वगैरह किया जा रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इश्यू करे हुए हैं, ये जो 4 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं इनके भी स्पेसिफिकली अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करे हुए हैं। जो मटेरियल कॉस्ट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इश्यू करा हुआ है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आई है इसको कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इश्यू करा हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंस जो है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाए इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इश्यू करा हुआ है। और इसी तरीके से ओवरहेड जो है उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इश्यू करा हुआ है। तो एक्चुअल में ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें इंडिविजुअली बताते हैं कि मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, इंप्लॉई कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट किए जाए, ओवरहेड कैसे कैलकुलेट किए जाए। और अगर मैं इन सबको ऐड कर लूंगा तो मैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने लायक बन जाता हूं। तो जो सेकंड स्टडी नोट है वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो डाउट ये इंपॉर्टेंट है ही। पहला जो आपका चैप्टर है ये पूरा का पूरा स्टडी नोट थ्योरी रहता है, लेकिन जो सेकंड है उसमें कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल बट क्वेश्चंस आपके यहां पे प्रैक्टिकल रहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ूं मैं तो स्टडी नोट नंबर 3 जो आता है वो आता है स्पेसिफिकली एक अलग से चैप्टर रख दिया गया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। इस स्टडी नोट नंबर 3 में आपको जो मैंने कहा कि 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक इश्यू हुए हैं, ये सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें यहां पे देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्रीफ गिवन है, डिटेल्ड में डिस्कशन यहां पे भी नहीं करा गया। जस्ट आपको ये बताया गया है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका नंबर ये है, नाम ये है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेनली यहां पे क्या है, प्रीफेस टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, क्यों है, कौन इश्यू करता है, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सिंपल सी मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाने की जो पावर है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के पास। तो इनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फंक्शंस हैं, और फाइनली आपको यहां पे 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दैट इज ICMAI ने ये 1 से लेकर 24 तक तो CAS इश्यू करे हैं, इनका एक ब्रीफ गिवन है, नाम, नंबर, ऑब्जेक्टिव लाइक। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम थर्ड स्टडी नोट। तो पहला थ्योरी, दूसरा आपका प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाएगा, तीसरा भी आपका एक थ्योरेटिकल पोर्शन ही चलता है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो प्योर थ्योरी है, बाकी यू कैन से सर प्रैक्टिकल चलेंगे। चौथा जो स्टडी नोट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा स्टडी नोट है कॉस्ट बुक कीपिंग। बुक कीपिंग वर्ड आपने सुना हो तो शायद आपके माइंड में आ सकता है कि सर इसमें जर्नल एंट्रीज वगैरह होती होगी, और अगर आपके माइंड में ये आ रहा है तो आपके माइंड में बिल्कुल ठीक आ रहा है।
जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग मतलब जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब बुक कीपिंग का ही तो पार्ट है। बिल्कुल जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री करते हो, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी जर्नल एंट्री होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करने से रिलेटेड स्टेटमेंट होते हैं, तो वो स्टडी नोट नंबर 4 कॉस्ट बुक कीपिंग में हमें बताए गए। और ये जो कॉस्ट बुक कीपिंग है, इसके 6 पार्ट किए गए हैं, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, इस तरीके से। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेजर्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेजर्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट, नॉर्मली इसको हम कॉस्ट शीट का टॉपिक बोलते हैं कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रही है, तो वो क्या स्टेटमेंट बना के जनरली अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती है। इसके अलावा देखो सारे के सारे जो खर्चे होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर नहीं किए जाते। सारे के सारे जो खर्चे होते हैं वो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते वक्त कवर नहीं किए जा सकते। जब आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो उसमें या तो डायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होते हैं लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस कवर कर सकते हो, या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बट इनडायरेक्टली रिलेशन भी है तो भी हम उनको खर्चों को कवर कर लेते हैं। मान लो मैंने ये फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, रेंट पे कर रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी है मेरी खुद की है, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं मैं, तो ये क्या इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं। लेकिन आप कहो सर लोन लिया हुआ उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, या फिर आपको गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर रहा हूं, अंडरराइटिंग कमीशन पे कर दिया, इनका प्रोडक्ट से एज सच कोई रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो खर्चे यहां पे कवर नहीं होते। तो स्टडी नोट नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो हमें बताता है आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, कि कुछ खर्चे होते हैं जो कॉस्ट में हम कवर नहीं करते। कौन कौन से आइटम है, कौन कौन से खर्चे हैं, कौन कौन सी इनकम्स है, उनकी लिस्ट हमें वहां पे देखने को मिलेगी। एंड नॉर्मल एंड अब नॉर्मल आइटम्स और कॉस्ट, कोई कॉस्ट नॉर्मल नेचर की होती है, कोई कॉस्ट अब नॉर्मल नेचर की होती है। हमें बिजनेस में कुछ नुकसान भी होते हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं, अब नॉर्मल भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो हमें यहां पे देखना है कि नॉर्मल लॉस होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, अब नॉर्मल लॉस होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, चोरी हो गई, आग लग गई, ये क्या है अब नॉर्मल सिचुएशन है सर, लेकिन मैं किसी लिक्विड आइटम में डील करता हूं और जब मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उस लिक्विड आइटम को लेकर जाता हूं तो थोड़ा सा लीकेज हो जाता है। थोड़ा सा इन द सेंस से एग्जांपल हमेशा देखने को मिलता है कि 5% लीकेज हो जाता है। तो सर इसका मतलब ये नॉर्मल सिचुएशन है कि जब मैं अपने लिक्विड प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकर जा रहा हूं तो 5% नॉर्मली नुकसान हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली नुकसान हो जाता है तो हो जाता है, वो क्या है नॉर्मल है। लेकिन आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये मैं पहले से थोड़ा ना एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं कि आग तो लगी जाएगी, चोरी तो हो ही जाएगी, तो वो क्या है, वो अब नॉर्मल इंडिकेशन देता है। तो उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग में इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज करने के दो तरीके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री को करने के भी दो तरीके हैं, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ब्रीफ दूं इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड का। इंटीग्रल अकाउंटिंग जो होती है उसमें केवल और केवल एक बुक मेंटेन की जाती है अकाउंट्स की, वन बुक मेंटेन की जाती है ऑफ अकाउंट्स। अब अगर एक बुक मेंटेन होगी तो प्रॉफिट भी तो एक ही कैलकुलेट होके आएगा, लास्ट जो नेट प्रॉफिट आएगा वो एक ही आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर मैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की बात करूं तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में दो बुक्स मेंटेन की जाती है अकाउंटिंग की। अब जब दो बुक्स मेंटेन की जाती है तो दो बुक्स अलग अलग तरीके से मेंटेन की जाती है। सिंपली अगर मैं कहूं ये दो बुक्स कौन सी होती है सर, तो ये दो बुक्स होती है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग और एक कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग। दोनों के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के। तो अकॉर्डिंगली होता क्या है,
जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग बुक मेंटेन करते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग बुक मेंटेन करते हैं, तो दोनों जगह जब आप लास्ट में जाके प्रॉफिट देखते हो, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग देखने को मिलता है। और जब दोनों का प्रॉफिट अलग अलग देखने को मिलता है, तो हमें करना पड़ता है उसका रिकॉन्सिलिएशन, क्योंकि आपने पीआरएस में रिकॉन्सिलिएशन करा हुआ होता है, बैंक और जो कैश बुक होती है उसका आप क्या करते हो, रिकॉन्सिलिएशन करते हो। क्यों? कुछ ट्रांजैक्शंस वहां पे अलग देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से। तो सिमिलरली यहां पे अगर दो अलग अलग अकाउंटिंग बुक्स है, दोनों के अलग अलग प्रॉफिट्स हैं, तो हम दोनों को रिकॉन्साइल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक टॉपिक देखना पड़ता है, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विद फाइनेंशियल अकाउंट, कि कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ रिकॉन्साइल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मेनली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो घिरा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेकिन कुछ सर्विसेज भी हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस, पोर्ट सर्विस। हालांकि मैं सिंपली कहूं तो ये जो कॉस्ट बुक कीपिंग का टॉपिक है, इसमें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल, हेल्थ केयर और पोर्ट सर्विस गिवन है, ये थ्योरेटिकल गिवन है यहां पे, क्योंकि हमारे पास सर्विसेज को लेकर अलग से एक टॉपिक है जो कि आपको स्टडी नोट नंबर 5 में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग के नाम से देखने को मिलता है। तो वैसे तो मैं इंस्टीट्यूट को यही कहूंगा कि भाई ये टॉपिक यहां पे ना रखकर बेटर ये होता कि आप स्टडी नोट नंबर 5 में सर्विस कॉस्टिंग के साथ रख देते, लेकिन अलग अलग गिवन है तो भाई डिस्कशन भी अलग अलग करना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 5 जो आता है, अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, और एज पर अगर इंस्टीट्यूट मेट हम बात करें तो सर ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग का सिंगल जो स्टडी नोट नंबर है 5, इसकी वेटेज 30 मार्क्स की है। अभी तक आपने जो 4 स्टडी नोट देखे 1, 2, 3, 4, वो चारों एक तरीके से इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। उन चारों की वेटेज मिला के 40% है, जबकि सेक्शन बी में ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग में केवल और केवल मेथड ऑफ कॉस्टिंग में केवल और केवल एक सिंगल स्टडी नोट नंबर 5 है, और इसकी वेटेज 30% है। तो ऑफ कोर्स सर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग एक्चुअल में क्या है? देखो, मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, और एक दूसरी कंपनी है एक्सपी पेन कंपनी, ये एग्जांपल ये पेन बनाती है, डिजिटल पेन बनाती है। तो सिंपल सी बात है सर, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं सर्विस और ये बनाती है पेन, तो हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम नहीं हो सकता, क्योंकि सर हमारे जो खर्चे होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो दोनों का कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम हो ही नहीं सकता। तो मेरा कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका अलग होगा, इनका कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका अलग होगा। अगर मैं कहूं कि दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक पेन बनाती है और दूसरी ये बोतल बनाती है, एक पेन बनाती है और दूसरी कंपनी है स्टील की बोतल बनाती है, तो क्या इनका कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम हो सकता है? सर इनका भी अलग अलग ही होगा। ये स्टील सेक्टर से रिलेट करती है और ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो इनका भी कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम नहीं हो सकता। जब कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बताना जरूरी समझा गया कि किसको कौन से तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो काफी सारे मेथड ऑफ कॉस्टिंग सजेस्ट किए गए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जॉब बेसिस पे काम करती है, जॉब बेसिस का मतलब होता है कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम करके देना। जॉब का मतलब होता है कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम करके देना। जैसे मान लो आप एक गोल्ड स्मिथ दैट इज सुनार के पास जाते हो एक डिजाइन लेकर, और आप कहते हो मुझे इस डिजाइन की रिंग चाहिए, इस डिजाइन की मुझे रिंग बना के दो, और वो स्पेसिफिकली आपकी रिक्वेस्ट पे आपको उस तरीके की रिंग बना के देता है, तो वो जॉब बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो जॉब कॉस्टिंग अप्लाई करेंगे। बैच कॉस्टिंग, बैच का मतलब होता है ग्रुप, बैच का मतलब होता है ग्रुप। जैसे सिंपल सी मैं बात कहूं, जब 50 बच्चा बैठा होता है, 50 स्टूडेंट बैठा होता है, तो हम कहते हैं ये एक बैच है, तो वो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स। वैसे ही जब ऑर्गेनाइजेशन
एक ही लॉट में एक साथ काफी सारी यूनिट बनाती है, एग्जांपल एक लॉट में एक ऑर्गेनाइजेशन 100 यूनिट्स बनाती है, तो वो क्या कहलाएगा, एक बैच कहलाएगा। जैसे हम कोई भी मार्केट से टैबलेट, सिरप वगैरह मेडिसिन परचेज करके लाते हैं, तो आप देखते हैं उस पे बैच कोड लिखा हुआ होता है, आप देखते हैं उस पे बैच कोड लिखा हुआ होता है। मान लो आपको 20 टैबलेट चाहिए और 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप आती है, आप कहते हो भाई साहब 2 दे देना। अगर वो एक ही बॉक्स में से निकाल के आपको दोनों देते हैं, तो आप देखोगे उस पे बैच कोड सेम होगा। कारण क्या है, वो एक साथ बनी होगी। लेकिन अगर आप 15 दिन के बाद परचेज करने के लिए जाओगे और उनका अगर बॉक्स वगैरह चेंज हो गया है, या फिर काफी ज्यादा दिनों बाद जाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा बैच कोड उस पर चेंज हो गया, क्योंकि वो किसी अदर लॉट में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काफी सारे आइटम बनाती है, काफी सारी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाती है, सिंपल कहूं तो वो क्या कहलाता है, बैच। और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज कर सकती है, बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग जो कि फार्मा वगैरह में चलता है। अगर आप काम करते हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, अगर आप काम करते हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना, तो आपके लिए एक स्पेसिफिक कॉस्टिंग मेथड बता दिया गया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आपके लिए एक स्पेसिफिक मेथड बता दिया गया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसके अलावा अगर आप बनाते हो, कई प्रोसेसेस में अपना काम कंप्लीट करते हो, अगर आप कई प्रोसेसेस में अपना काम कंप्लीट करते हो, जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं मार्केट से कॉटन परचेज करके लाऊं, पहले मैं उस कॉटन से थ्रेड बनाऊंगा, एक प्रोसेस, फिर मैं थ्रेड से क्लॉथ बनाऊंगा, 2 प्रोसेस, फिर मैं उस क्लॉथ से शर्ट बनाऊंगा, 3 प्रोसेस, देन मैं उस शर्ट की पैकिंग करूंगा, 4 प्रोसेस। तो अगर आप कई प्रोसेसेस में अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हो, तो आप यूज कर सकते हो प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि आप जानना चाहोगे कि हर एक प्रोसेस जब कंप्लीट होती है, हर एक ऑपरेशन जब कंप्लीट होता है, मेरी क्या कॉस्ट है, मेरी क्या कॉस्ट है। तो उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज कर सकती है, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ ही अटैच है चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना ले। जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट मतलब एक साथ अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएं, तो उन प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट बोला जाता है। जैसे क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी, डीजल भी, तो ये क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। और बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और उससे कोई स्क्रैप जनरेट होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और उससे कोई स्क्रैप मतलब खराब माल जनरेट होता है, और हम उसको एज ए स्क्रैप मार्केट में ना बेचकर उससे भी कोई नया प्रोडक्ट बनाकर बेचें, तो वो कहलाता है बाई प्रोडक्ट। जैसे मान लो मेरा काम है शर्ट बनाना, क्लॉथ से शर्ट बनाना। अब जब क्लॉथ से शर्ट बनता है तो उसकी कटिंग में कुछ वेस्टेज निकलता है। अब जो वेस्टेज है उसको कई लोग क्या करते हैं, उस कतरन को वेस्टेज से कारपेट बना बना के मार्केट में सेल करते हैं। तो इसका मतलब अगर आप स्क्रैप से कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो प्रोडक्ट कहलाता है बाई प्रोडक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग में ही कवरेज की गई है। इसके अलावा एक मेथड है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑल्सो नॉन एज सर्विस कॉस्टिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो एजुकेशन सर्विस है, ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या है, एजुकेशन सर्विस है। तो सर उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है सर्विस कॉस्टिंग, ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हाँ, हमारे सिलेबस में 3 सर्विसेज कवर्ड हैं, एक ट्रांसपोर्ट सर्विस, एक होटल सर्विस, एक हॉस्पिटल सर्विस। जबकि इंडस्ट्री में आपको 100 से भी ज्यादा सर्विसेज देखने को मिल जाएगी, इवन 120 प्लस आपको सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। बट हमारे सिलेबस में मेनली केवल 3 सर्विसेज कवर की गई है सर्विस कॉस्टिंग में, ट्रांसपोर्ट, होटल एंड हॉस्पिटल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपको कई एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और जो लास्ट स्टडी नोट है, स्टडी नोट नंबर 6, और लास्ट जो स्टडी नोट नंबर 6 है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। लास्ट जो स्टडी नोट है हमारा, स्टडी नोट नंबर 6, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, इसमें मेनली 3 टॉपिक कवर किए गए। एक्चुअल में एक तो होता है मेथड, एक होता है टेक्निक्स।
दोनों में डिफरेंस बताता हूं क्या है। मेथड जो है वो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका बताता है। मेथड्स हमेशा हमें बताता है कि कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाती है, जबकि टेक्निक जो है, टेक्निक हमें केवल और केवल कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं, वो हमें यह सिखाता है कि अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। मतलब इसमें रेमेडियल एक्शन भी कवर्ड होता है, जबकि मेथड में केवल कैलकुलेशन कवर्ड है। जब जैसे ही आप कहते हो टेक्निक, टेक्निक का मतलब कंट्रोलिंग से रिलेटेड आ जाता है, प्लानिंग से रिलेटेड आ जाता है कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कॉम्पिटिटिव बनाएं, क्योंकि हमारी कॉस्ट इन कंपैरिजन विद मार्केट ज्यादा आ रही है से एग्जांपल, तो हमें अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है। और इसके लिए यहां पे 3 टेक्निक्स हैं। एक है मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर मेरे सामने कोई नया ऑफर आ रहा है, अगर मेरे सामने कोई नया ऑफर आ रहा है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस में एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से अपने स्टैंडर्ड क्रिएट करके चलती है कि मैं जब फैब के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा क्या कॉस्ट आनी चाहिए, क्या कॉस्ट आनी चाहिए। देन जब वो एक्चुअल में फैब में प्रोडक्शन कर लेगी तो कंपेयर करेगी कि सर कॉस्ट आनी तो चाहिए थी हमारे हिसाब से, ये एक्चुअल में कॉस्ट आ गई है। वो आपके लिए फेवरेबल भी हो सकती है। अगर आपका स्टैंडर्ड था कि सर 10 रुपए कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन कॉस्ट एक्चुअल में 9 रुपए आई, तो ये मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, फेवरेबल है, तो मैं इसको फ्यूचर में मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है कि सर 10 रुपए कॉस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन कॉस्ट आ गई 12 रुपए। कॉस्ट आनी चाहिए थी 10 रुपए, कॉस्ट आ गई 12 रुपए, तो इसका मतलब 2 रुपए की कॉस्ट ज्यादा आई। क्यों ज्यादा आई ये पता किया जाएगा, और जो भी उसके पीछे रीजन है एक्शन लेने की कोशिश की जाएगी कि ये दोबारा इनकर ना हो। वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का पार्ट। और फाइनली कंट्रोलिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाती है बजट्स, और उसके बेसिस पे, बजट के बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कैसे? मैं कहूं फैब में हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, मैं कहूं फैब में हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, किसी का आंसर हो सकता है सर 50,000 कर लो, किसी का हो सकता है 5 लाख कर लो। लेकिन अगर मेरा पहले से बजट है कि मैं से एग्जांपल 40,000 यूनिट्स बनाऊंगा, पहले से अगर मेरा एक बजट सेट है कि मैं फैब में 40,000 यूनिट्स बनाऊंगा, सिंपल सी बात है, मे बी थोड़ी कम 39, 38 बना लूं, मे बी थोड़ी ज्यादा 41, 42 बना लूं, 5 लाख तो नहीं बना के छोड़ दूंगा। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन बजट बना लेती है तो उस बजट के अंदर अपनी एक्टिविटीज को लिमिट रखने की कोशिश करती है, कंट्रोल रखने की कोशिश करती है, और जिसका फाइनली ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट भी होता है। वेस्टेज कम होंगे, प्लानिंग बेटर होगी, अकॉर्डिंगली उस ऑर्गेनाइजेशन को उन बजट्स बनाने का बेनिफिट मिलता है, और उसके बेसिस पे वो अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो 3 टेक्निक्स हैं ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा कि जो सेक्शन सी है, जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, और इसकी वेटेज है 30%। सर इसका मतलब पहले जो 4 स्टडी नोट है उनकी वेटेज है 40%, स्टडी नोट नंबर 5 की वेटेज है 30%, और स्टडी नोट नंबर 6 की वेटेज है 30%। तो अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी हो एग्जाम टाइम पे, अभी तो पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए। देखो आजकल क्या प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कब क्या पूछ ले, तो अपने को सिलेबस तो हमेशा 100% कवरेज करके जाना चाहिए। लेकिन एग्जाम से पहले वाले दिन बेटर ये है कि जिसकी वेटेज ज्यादा है मैं पहले उसको रिवाइज करूं, और उसके बाद जिसकी कम वेटेज है उसको प्रेफरेंस दूं। हम अपनी क्लासेस में ये जो सिलेबस है, 6 स्टडी नोट्स हैं, इनको किस तरीके से कवर करने वाले हैं। तो सर 100 नंबर का पेपर है, 6 स्टडी नोट्स है, मैं आपको किस तरीके से कवरेज करवाने वाला हूं। तो स्टडी नोट नंबर 1 रहेगा अपना इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। जैसे इंस्टीट्यूट ने 4 पार्ट में दिया है, सिमिलरली हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पार्ट 2 रहेगा हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। पार्ट 3 रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। पार्ट 4 रहेगा रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंस्टीट्यूट ने दिया है वैसे हम कवर करेंगे। सेकंड जो पार्ट है, इंस्टीट्यूट ने इसके 4 पार्ट किए हैं, बट मैं आपको ये 7 पार्ट्स में करवाऊंगा। सेकंड स्टडी नोट का नाम है कॉस्ट एसेटमेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। जो इंस्टीट्यूट ने पहला पार्ट दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 मटेरियल कॉस्ट, मैं आपको 2 पार्ट में कराऊंगा। पार्ट 1 में मटेरियल कॉस्ट और पार्ट 2 में वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। दोनों उन्होंने एक ही पार्ट में दिए, मैं आपको 2 पार्ट में करवाऊंगा। उसके पीछे रीजन क्या है? मेरा हमेशा यह मानना है, अगर चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए तो हम उसको ज्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं, ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं और चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं आपको एक ही दिन में बहुत कुछ करवा दूं तो वो क्या हो जाता है, मैसअप हो जाता है, चीजें क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है और उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, अगर किसी टॉपिक को थोड़ा सा तोड़ के किया जाए तो वो हमेशा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी रहता है। देन जो सेकंड पार्ट है हमारे स्टडी मटेरियल में, सेकंड स्टडी नोट का, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट, उसको भी मैं यहां पे आपको 2 पार्ट में करवाऊंगा, एम्प्लॉय कॉस्ट और एम्प्लॉय टर्नओवर। जो थर्ड पार्ट है वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस, वो हम एक सिंगल पार्ट में करेंगे। और जो फोर्थ पार्ट है ओवरहेड्स का, उसको भी मैं आपको 2 पार्ट में करवाऊंगा, ओवरहेड और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन ओवरहेड। ये मेरा तरीका रहेगा क्लासेस में कवरेज करवाने का। थर्ड जो स्टडी नोट है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से 24, सर थ्योरेटिकल है, पहला थ्योरेटिकल है, दूसरा प्रैक्टिकल है, तीसरा थ्योरेटिकल है। सिंगल चैप्टर में कवर कर लेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद फोर्थ है कॉस्ट बुक कीपिंग, प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। और कॉस्ट बुक कीपिंग को हम यहां पे 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं, एक कॉस्ट शीट के नाम से, एक नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, एक इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, एक रिकॉन्सिलिएशन। ये जो कॉस्ट शीट है, इस कॉस्ट शीट में, ये जो कॉस्ट शीट है, इस कॉस्ट शीट में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेजर एंड कॉस्ट स्टेटमेंट और आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट एंड नॉर्मल एंड अब नॉर्मल आइटम और कॉस्ट कवर हो जाती है। इंटीग्रल हम अलग देखेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड अलग देखेंगे, रिकॉन्सिलिएशन अलग देखेंगे। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशनल हेल्थ केयर एंड पोर्ट है, ये जैसा कि मैंने आपको कहा सर सर्विस कॉस्टिंग का ही पार्ट होता है, तो हम इसको सर्विस कॉस्टिंग में ही डिस्कस करेंगे, अगर इंस्टीट्यूट ने सिलेबस से अलग तरीके से पैटर्न किया है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी तरीके से करें। जितना इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें उतना ज्यादा बेटर तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 5 जो है वो ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल रहेगा, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसको हम यहाँ पे 7 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। सर ये 7 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग ही है, टॉप कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोसेस कॉस्टिंग जो है उसको भी मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करवाता हूं। प्रोसेस कॉस्टिंग अलग, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अलग। एज पर योर इंस्टीट्यूट मेट तो प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट एक साथ ही है, तो मैं उसको 3 पार्ट में कंप्लीट करवाता हूं। प्रोसेस कॉस्टिंग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तो हम उसको तीनों को अलग अलग पार्ट में ही कंप्लीट करेंगे। और फाइनली वी विल कवर सर्विस कॉस्टिंग, दैट इज हमारे लिए जो है एजुकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्ट, होटल वगैरह, इनके लिए कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, तो उसके लिए सर्विस कॉस्टिंग यूज करेंगे। और जो लास्ट स्टडी नोट होगा, स्टडी नोट नंबर 6, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, उसको हम यहां पे 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पहला पार्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का, उसको मैं यहां पे 3 पार्ट में कंप्लीट करवाता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिक्स, देन मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और की फैक्टर। और आप देखोगे सर ये तीनों ही वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। जब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है तो बेटर ये है कि हम उसको अलग अलग पार्ट में अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सर मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये होता है, की फैक्टर में ये वैरायटीज होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग की ये वैरायटीज होती है। पार्ट 4 होगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, एंड पार्ट 5 होगा आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो इस तरीके से हम अपने सिलेबस को यहां पे कवरेज करेंगे। तो
तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि 6 स्टडी नोट का मतलब 6 चैप्टर मत समझ जाना। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो मैंने यहां पे इन 6 स्टडी नोट को 4 + 7 11 1 12 4 16 + 7 23 और 5 28 चैप्टर्स में डिवाइड किया। लेकिन आप देखोगे कि सर ये डिवीजन करने की वजह से ये जो सिलेबस है वो आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा इन कंपैरिजन कि हम एक साथ ही सारी चीजों को मर्ज करके कर लें। ये वेटेज यहां पे फिर से लिखी हुई है कि पहले जो 4 स्टडी नोट है 40% की वेटेज, स्टडी नोट नंबर 5 की वेटेज 30%, स्टडी नोट नंबर 6 की वेटेज 30%। तो दिस विल बी आवर पैटर्न ऑफ कवरिंग द सिलेबस। स्टडी नोट नंबर 6 जो है वो भी प्रैक्टिकल। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं जो कि नॉर्मली हम 60+ मार्क्स आते हैं तो अपनी बुक में मेंशन करते हैं, और हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो है 95 मार्क्स टिल डेट। तो स्टूडेंट के 95 है। ये जो सोनू है इनको तो लास्ट अटेम्प्ट में ही 95 आए थे, जो लेटेस्ट हमारा लास्ट पेपर हुए थे उसमें ही 95 मार्क्स आए थे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से यही है कि आप में से कोई भी इस 95 को क्रॉस करे और हम आपका नाम ये जो फर्स्ट रो है इसमें लिखें। फर्स्ट रो खाली छोड़ी हुई है आपके नाम के लिए ताकि आप 95 से ज्यादा मार्क्स लेकर आओ और मैं आपका नाम यहां पे मेंशन कर सकूं। तो ये हमारा सिलेबस है कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या कवरेज है और आप कैसे कवरेज करवाते हो, मैं कैसे कवरेज करवाता हूं, ये बताने के लिए ये सारी की सारी चीजें आपको बताई गई। तो आज की क्लास में वैसे हमने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है, मैंने जस्ट आपको एक पैटर्न बताया है कि सिलेबस क्या है अपना, किस तरीके से मैं कवरेज करवाता हूं, एग्जाम का नॉर्मली क्या पैटर्न रहता है, ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी है। तो आज की जो क्लास है वो मैं यहीं पे फिनिश करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए जी, थैंक यू, बाय बाय।